वाकई में बाबर को राणा सांगा ने भारत आमंत्रित किया था, उन्हीं ने बुलाया था? हैं इसमें दौलत खां का नाम आता है, आलम खां का नाम आता है, दिलावर खां का नाम आता है। इन लोगों ने मिल करके बाबर को आमंत्रित किया था। तो इसमें राणा सांगा के आमंत्रित करने वाली बात कि इब्राहिम लोदी की इतनी बड़ी हैसियत नहीं थी कि राणा सांगा को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को बुलाना पड़े। तो अगर राणा सांगा चाहते, क्योंकि वीरता की मिसाल हम लोग आज उनके नाम पर कथाएं बनी हुई हैं कि राणा के 80 घाव लगे, और तब भी राणा। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। दोस्तों, देश की संसद में आपने देखा होगा कि कैसे महाराणा प्रताप, खास करके राणा सांगा को लेकर के किस तरीके की टिप्पणी की गई। ये कहा गया कि बाबर को जो है वो राणा सांगा ने बुलाया। अगर हिंदुओं के लिए बाबर गद्दार है तो क्या हिंदू, इस देश के खास करके भाजपा के लोग राणा सांगा को गद्दार कहेंगे? अब इस सवाल के बाद से संसद से सड़क तक घमासान मचा हुआ है। सड़कों पर करणी सेना संघर्ष कर रही है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि बीजेपी वाले जानबूझकर परेशान कर रहे हैं। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग ऐसे ही रखे हैं जो लगातार मुगलों को ग्लोरीफाई करते हैं। तो इन सब मुद्दे को लेकर हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए MDBG के हिस्ट्री के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष कांत शर्मा जी हैं। इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इतिहास क्या है। क्या सच में राणा सांगा ने बाबर को भारत आमंत्रित किया? क्या सच में जो है वो अगर आमंत्रित किया तो फिर 1527 में आखिर क्यों बाबर से ही युद्ध करना पड़ा? इन सब के पीछे क्या सच्चाई है जो लगातार राणा सांगा पर सवाल खड़े हो रहे हैं? उस समय की स्थिति क्या थी? यह भी कहा जाता कि बाबर हिंदुओं के मंदिरों को तोड़वाया। इसमें क्या सच्चाई है, क्या रिपोर्ट है, वो पूरी हिस्ट्री हम आज जानने की कोशिश करते हैं प्रोफेसर साहब से। प्रोफेसर साहब, स्वागत है आपका। कैसे देखते हैं, आपने भी देखा होगा वो वीडियो जिसमें समाजवादी पार्टी के महासचिव लालजी सुमन, रामजी सुमन ये कहते हैं साफ तौर पर कि आपने अगर गड़े मुर्दे उखाड़े तो हम भी उखाड़ेंगे। बाबर को जो लोग गद्दार मानते हैं, क्या वो लोग राणा सांगा को भी गद्दार मानेंगे जिन्होंने बाबर को भारत आमंत्रित किया था? क्या सच्चाई है? पहला सवाल यही कि क्या वाकई में बाबर को राणा सांगा ने भारत आमंत्रित किया था, उन्हीं ने बुलाया था? धन्यवाद दुर्गेश जी। वास्तव में यह तथ्य, इस पर गहन चिंतन की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं कि राणा सांगा के समय का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसको हमको देखना पड़ेगा। राणा सांगा मेवाड़, या मैं कहूं कि पूरे राजपूताना के एक महान शासक थे, और इस बात को स्वीकार करता है स्वयं बाबरनामा में। बाबर अपनी बात कहता है कि राणा सांगा एक महान शासक हैं, कृष्णदेव राय दक्षिण के महान शासक हैं, तो इनकी प्रशंसा करता है। और दूसरी बात, बाबर जब भारत पर आक्रमण करता है तो वो केवल 1526 में नहीं, 1526 के पहले 1519 में उसने यहाँ पर आक्रमण करने का प्रयास किया था। 1519 में पंजाब पर, और उसके बाद 3 बार उसने आक्रमण करने का प्रयास किया, उसको सफलता नहीं मिली। और आज यह जो इशू इकट्ठा यह आया हुआ है हम लोगों के समक्ष कि राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया था, मैं समझता हूँ कि यह मेरा उत्तर बिल्कुल ना में होगा। क्योंकि राणा सांगा एक वीर शासक थे और अपनी मातृभूमि के प्रति बड़े ही जिम्मेदार थे। कहीं भी इस बात का साक्ष्य नहीं है। यह बाद में चूंकि इतिहास का जो लेखन हुआ पूर्वाग्रह पूर्ण हुआ, भारत को केंद्र में रख करके नहीं हुआ, स्व को ध्यान में रख करके नहीं हुआ, इस नाते इस तरह की बातें, इस तरह के तथ्य गढ़े गए कि जिससे जनमानस की इतिहास के प्रति रुचि जागृत न हो। तो मैं यह मानता हूं कि राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित नहीं किया था भारत पर। और आक्रमण क्यों? उसके पहले ही अगर 1519 में बाबर भारत पर आक्रमण किया तो उस समय किसने आमंत्रित किया था बाबर को? यह प्रश्न भी उठता है। 1524 या 25 के समथिंग बाबर आया था, उसके पहले भी अटैक किया था उसने। जी हाँ, जी हाँ, इस बात के पूरे तथ्य हैं कि बाबर इब्राहिम लोदी से जब उसका संघर्ष होता है 1526 में, उसके पहले भी वो आया था यहाँ पर। 4 बार उसने भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन वह विजित नहीं कर पाया। देखिए, हम समरकंद का जो राजनीतिक अवस्थिति उसको देखते हैं जी। वहाँ पर अगर युद्ध छिड़ा हुआ था और बाबर के पास कोई रास्ता नहीं था भारत छोड़ करके, क्योंकि ईरान जाना चाहता था, वहाँ से उसको नकारा गया, तो वो भारत आना चाहता था। क्योंकि यहाँ पर पहले भी तैमूर ने आक्रमण किया था, तो उसको लगता था कि अगर तैमूर ने आक्रमण किया है तो वह भारत जा सकता है, और इस नाते उसने भारत पर आक्रमण या भारत में आने की सोची। इस तरफ जब वो आता है तो कई बार प्रयास करने के बाद 1526 में एक तथ्य इसमें और भी आता है। अगर आप, मैं समझता हूं कि आप बाद में इसको पूछते हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहता हूं कि
26 में जब इब्राहिम लोदी के समय में बाबर का युद्ध होता है और बाबर ने पराजित किया इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी के जो आसपास के लोग थे इब्राहिम लोदी से बहुत नाराज थे, क्योंकि वो महत्वाकांक्षी शासक था। और ऐसा इस तरह के तथ्य मिलते हैं कि उसके ही परिवार के लोगों ने आमंत्रित किया था बाबर को। मैं एक दो नाम आते हैं इसमें, दौलत खां का नाम आता है, आलम खां का नाम आता है, दिलावर खां का नाम आता है। इन लोगों ने मिल करके बाबर को आमंत्रित किया था। तो इसमें राणा सांगा के आमंत्रित करने वाली बात कहाँ से आ जाती है? कुछ लोग ये कह रहे हैं, जैसा वो समाजवादी पार्टी के महासचिव, उन्होंने ये भी कहा कि इब्राहिम लोदी से युद्ध जो है वो राणा सांगा जीत नहीं पा रहे थे, कई बार उनके साथ टकराव हुआ, तो इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बेसिकली वो आते हैं, उनको आमंत्रित किया जाता है कि आप इब्राहिम लोदी से लड़िए, और अगर इब्राहिम लोदी से युद्ध वो हरा देते हैं तो बाबर ज़्यादा से ज़्यादा ये करेगा कि कुछ धन सभ्यता को लूटेगा और फिर भारत से चला जाएगा। लेकिन बाबर ने ऐसा किया नहीं, वो राणा सांगा के बुलावे पर आया, इब्राहिम लोदी को हराया और फिर उसने जो है यहाँ पर राज करने की सोच ली। तो इस तरीके की भी लोग कुछ कहते हैं कि जो है वो बेसिकली इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया गया था। देखिए, राणा सांगा एक महान शासक थे, राजपुताना का प्रतिनिधित्व करते थे। ये महाराणा प्रताप के दादा, और आप समझिए कि इब्राहिम लोदी की इतनी बड़ी हैसियत नहीं थी कि राणा सांगा को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को बुलाना पड़े। तो अगर राणा सांगा चाहते, क्योंकि वीरता की मिसाल हम लोग आज उनके नाम पर कथाएं बनी हुई हैं कि राणा के 80 घाव लगे और तब भी राणा लड़ते रहे। कहते हैं कि एक हाथ, एक पांव, एक आंख उनकी युद्धों में ही चले गए थे। बावजूद इसके वो महानता की और वीरता की प्रतिमूर्ति हैं, और मैं नहीं, बिल्कुल भी मैं स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। न इस तरह के स्पष्ट तथ्य हैं, इवन बाबरनामा में कहीं तथ्य नहीं है जी। इस तरह के तथ्य है कि राणा सांगा ने आमंत्रित किया था। बल्कि इसके विपरीत एक बात और कही जाती है, इस तरह के भी सूत्र हैं कि बाबर जब भारत आना चाहता था और बार बार प्रयास करने के बावजूद सफलता नहीं मिल पा रही थी बाबर को, तो बाबर ने स्वयं संपर्क किया था, अपने दूत भेजे थे तो राणा सांगा से संपर्क साधने के लिए। और तब यह बात आती है कि कहीं यह बात न हो कि राणा सांगा के मन में कि कांटे से कांटा निकाल दिया जाए, क्योंकि इब्राहिम लोदी भी वो विदेशी शक्ति थे, तो विदेशी शक्ति, तो इसका प्रयास अपनी तरफ से कहीं से भी राणा सांगा द्वारा नहीं किया गया था। यह प्रस्ताव, इतना हो सकता है, यह प्रस्ताव निश्चित में यह प्रस्ताव राणा सांगा का नहीं था, यह बाबर का प्रस्ताव जो सहायता याचना के लिए आया था। जी, सहायता याचना के लिए आया, और यहाँ पर जो है वो युद्ध किया 1526 में पहले लोदी से, और फिर 27 में खानवा युद्ध को लेकर आप कैसे देखते हैं? ये 27 का युद्ध कैसे आन पड़ा, कैसे टकराहट बढ़ गई एक ही साल के अंदर दूसरे युद्ध की? बिल्कुल बिल्कुल, यही बात मैं रेखांकित करना चाहता था कि अगर राणा सांगा ने आमंत्रित किया होता तो फिर बाबर से युद्ध का कोई मतलब ही नहीं था। तो मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि राणा सांगा वो जानते थे कि बाबर यहां तक आ गया है, दिल्ली तक आ गया है, अब उसका रुख होगा कि वो आगे की तरफ जाए, आगे राजपुताना या मध्य भारत या दक्षिण भारत जो है उसका लक्ष्य होगा। तो उसी में, चूंकि देखिए राजपूत भी महत्वाकांक्षी थे, उनकी भी निगाह दिल्ली पर थी और उनमें राष्ट्रीय भाव, स्वाभिमान कूट कूट कर भरा था। कहीं भी भारत के विरुद्ध, भारत के हित के प्रतिकूल कोई बात नहीं हो सकती थी। और बाबर देखिए विदेशी शक्ति था और वह आक्रांता की तरह आया था, आक्रांता की तरह ही लौट गया। तो उस बीच में महत्वाकांक्षा निश्चित रूप से टकराई होगी और इस कारण खानवा का युद्ध हुआ होगा। तो आप भी मानते हैं कि जो युद्ध हुआ है ये एक सबसे बड़ा रीजन और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कहीं ना कहीं राणा सांगा ने बाबर को नहीं बुलाया, और अगर बुलाया होता तो युद्ध का क्या कारण था? निश्चित में हो दुर्गेश जी, ये सच बात है कि राणा सांगा जैसा प्रतापी शासक, स्वाभिमानी शासक, वो कहीं से भी विदेशी आक्रांता को भारत भूमि पर जो है आक्रमण के लिए आमंत्रित करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अच्छा, कुछ लोग बाबर के बारे में बात करते हैं, चलिए ठीक है, आपने ये कहा कि बिल्कुल राणा सांगा ने नहीं बताया, लेकिन कुछ लोग बाबर को लेकर, अब आपकी क्या कैसे देखते हैं, इतिहास के पन्नों में क्या है बाबर को लेकर, बाबर का कैरेक्टर कैसा था? कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि एक शासक के तौर पर था, लेकिन उनकी जो निगाहें थी वो बहुत ज़्यादा हिंदुओं के खिलाफ नहीं थी, या हिंदू धर्म के खिलाफ वो बहुत नहीं था, इस तरीके की चीज़ें लोग कहते हैं। इसमें क्या सच्चाई है? क्योंकि अयोध्या में आपने बाबरी मस्जिद भी देखी होगी, कई मंदिरों पर हमले की भी चीज़ें हैं, तो दोनों कंट्राडिक्शन इसे आप कैसे देखते हैं? क्या सच में वो हिंदू मुस्लिम एंगल से उसकी राजनीति थी, या फिर अपने राज्य विस्तार को लेकर के वो अटैक करता था? देखिए, बाबर
एक आक्रमणकारी था। और उसके पहले भी जो लोग आए, चाहे हम महमूद गजनवी की बात करें, चाहे मोहम्मद गौरी की बात करें, ये सब आक्रमणकारी की तरह आए और उनका जो लक्ष्य था यहाँ से धन दोहन। गजनवी ने बहुत सारे मंदिरों पर आक्रमण किए, उनको ध्वंस किया, लेकिन उसके साथ साथ जो इस्लाम का प्रवर्तन है, इस्लाम का संवर्धन है, वो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से उनके मन में भाव रहा होगा, क्योंकि जिस तरह से प्रत्येक जो छोटे मंदिर थे उनको भी लक्ष्य करके तोड़ा गया, तो इसमें कहीं ना कहीं निश्चित रूप से माने आक्रमण के पीछे ये लक्ष्य रहा। धन दोहन के साथ साथ अपने धर्म का प्रचार प्रसार जो है या उसका संवर्धन, यह जरूर लक्ष्य रहा होगा। और बाबर भी उनमें से अलग नहीं था, और बाबरी मस्जिद इस बात का प्रमाण है कि उसने भगवान श्री राम के मंदिर को ध्वंस किया था। तो जो इतिहास जो लगातार अभी वर्तमान में जो डिबेट छिड़ गई है, आप उन राजनीतिज्ञों को क्या कहेंगे जो अब क्या ये राजनीतिक तुष्टीकरण देख रहे हैं, या फिर क्या देख रहे हैं कि अब राजनीति को भी, जो इतिहास को भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाने लगा है कि एक तबका हमसे कैसे खुश हो जाए, इसको लेकर हम कुछ भी बयानबाजी कर दें। हम राजपूत जो अपने वीर सपूत जिन्होंने भारत की आन बान शान के लिए लड़ाई लड़ी, उनको भी एक तरीके से गद्दार घोषित कर देते हैं। वर्तमान सिनेरियो कैसे देखते हैं पॉलिटिक्स में? देखिए, इतिहास जो लिखा गया जी, वो पूर्वाग्रहपूर्ण लिखा गया। इसकी शुरुआत अंग्रेजों ने की, जेम्स मिल ने शुरू की। उसने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा, हिंदू इंडिया, मुगल इंडिया और ब्रिटिश इंडिया। अगर अंग्रेजों ने ये शुरुआत की तो उसके बाद के कालों में जब भारत स्वतंत्र होता है तो उस समय भी इतिहास लेखन का यही ट्रेंड रहा कि पूर्वाग्रहपूर्ण इतिहास लिखा गया, ऐसा इतिहास लिखा गया, और उसमें खास करके जो मुगल काल था, मुगलों को महिमा मंडित करने का इतिहास लिखा गया। अच्छा, ये विशेष तौर पर जो है। और आप सोचिए कि कितने हम महाराणा प्रताप को कहाँ पाते हैं, हम शिवाजी को कहाँ पाते हैं, हम राजा दाहिर को कहाँ पाते हैं, हम राजा भीम को कहाँ पाते हैं, हम बप्पा रावल को कहाँ पाते हैं। इन जैसे महान भारत माता के महान सपूतों का अगर इतिहास हम सामने रखेंगे तो पता नहीं क्या होगा। एक अभी मूवी आई है, छावा आई है, उसने एक क्रांति का बिगुल बजाया और लोगों को पता चला कि इस तरह के वीर हुए थे जिन्होंने मैंने मुगल मैंने विदेशी आक्रांताओं का विरोध किया था। तो इतने सारे जो नामों की फहरिस्त है, मैं समझता हूं कि जब ये सारे जो देश के गौरव हैं, इनका इतिहास जनता को पता चलेगा, तब उनका जो हृदय है वो स्वाभिमान से जागृत होगा। और आज जो इतिहास के अध्ययन को हम मानते थे कि इतिहास हमारा बहुत ही पिछड़ा इतिहास रहा है और इतिहास के अध्ययन के प्रति अरुचि जागृत करने का एक प्रयास किया जाता रहा है, लेकिन अगर हम ऐसे वीरों का इतिहास हम बच्चों को पढ़ाएंगे, आने वाली पीढ़ी को पढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से उनका स्वाभिमान जागृत होगा और इससे सबक लेना चाहिए। जो आज के राजनीतिज्ञ जो इस पर विवाद कर रहे हैं, उनको भी सत्यान्वेषी इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि इतिहास को एक तरीके से अपने हिसाब से डिजाइन किया गया है कि देशवासियों को जो है वो असली इतिहास ना पता चल सके, तो सरकार से क्या कहेंगे? कैसे आप देखते हैं कि क्या अब इतिहास को एक बार फिर से नए तरीके से, और जो सच रहा होगा उस समय, उसको लेकर एक नए इतिहास की ज़रूरत है कि नए तरीके के अध्याय जोड़ा जाए ताकि लोगों को, युवाओं को, नौजवानों को अपने सही इतिहास के बारे में जानकारी हो सके? निश्चित रूप से देखिए, इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता है, सत्यान्वेषी इतिहास के लिखने की आवश्यकता है, और इतिहास के कई तथ्य वो बदले हैं, वो रिसर्चेस है, जो मॉडर्न रिसर्चेस है। आज इसके पहले कहा जाता था कि आर्य माने हम भारत में ही विदेशी थे जो है, इस तरह का प्रोपोगंडा अंग्रेजों ने शुरू किया और उसके बाद उसी प्रोपोगंडा को तथाकथित इतिहासकार लोग चलाते रहे। आज यह बात नवीन तथ्यों के आलोक में, जो पुरातात्विक तथ्यों के आलोक में यह बात लगभग सिद्ध हो चुकी है कि आर्य यहीं के रहने वाले थे, यहां से बाहर गए, बाहर से यहां नहीं आए। आज तक हम सरस्वती नदी को कहते थे, मिथ कहते थे, हम कहते थे कि ये काल्पनिक नदी है। आज आप चले जाइए, आप पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में आप सरस्वती नदी का जो है कोर्स देख सकते हैं। आप जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने वहां पर जो इसके कोर्सेस थे सरस्वती नदी के, उसको खोद करके वहां से मीठे पानी का स्रोत निकला है जो है, जबकि आसपास जो है वहां पर सलाइन वाटर बह रहा है। तो सरस्वती नदी जो एक कल्पना कही जाती थी, आज यह नदी यथार्थ हो गई थी। ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो है वो तथाकथित इतिहासकारों द्वारा ये उठाए जाते थे, लेकिन नवीन तथ्यों के आलोक में आज इतिहास बदल रहा है। जो सत्यान्वेषी इतिहास है वो हमारे समक्ष आ रहा है और ऐसे ही इतिहास के पठन पाठन की आवश्यकता है जिससे हमारा स्वाभिमान जागृत हो। तो मतलब कुल मिलाकर आप देखते हैं कि जो
मुगल काल के जो नींव पड़ी है वो ऐसा नहीं है कि इसमें राणा सांगा ने आमंत्रित किया तब बाबर आया और बाबर ने अपनी नींव जमा ली, ये कहीं नहीं है। जी बिल्कुल, जो मेरा अपना अध्ययन है, जो मेरा अपना दृष्टिकोण है, उसमें मैं मानता हूं कि राणा सांगा ने कतई बाबर को आमंत्रित नहीं किया था भारत में। मतलब आपने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं हिस्ट्री की, जी, उसमें इसका जिक्र नहीं है कि राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया। जी 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 बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं मैं भी वही कहना चाहता हूँ, वही मैं दोहराना चाहता हूँ कि राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित नहीं किया था भारत पर आक्रमण करने के लिए। तो मतलब जो राजनीतिक सिनेरियो जो पेश किया जा रहा है भरी सदन में, एक तरीके से ये पूरी तरीके से झूठी अफवाह, और देश के जो वीर सपूत हैं उनको एक तरीके से कैसे उनको छोटा दिखाया जाए, इस तरीके की मतलब कोशिश की जा रही है। देखिए, यह उनका एकांगी दृष्टिकोण है, इतिहास को पढ़ने का, इतिहास को देखने का उनका अपना नजरिया है। उन्होंने किस तरह के इतिहास को पढ़ा है, उन्होंने किस इतिहास से प्रेरणा ली है। तो मैं पहले ही इस बात को रेखांकित कर चुका हूं कि देश का जो इतिहास लिखा गया, वो प्रारंभिक इतिहास जो लिखा गया वो सत्यान्वेषी इतिहास नहीं था। तो इस नाते मुझे लगता है कि लोगों ने उस तरह के इतिहास का अध्ययन किया होगा, इस नाते उनकी इस तरह की दृष्टि होगी कि वो राणा सांगा जैसे महान शासक पर भी जो है प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। यानी ये भी आप मानते हैं कि जो बाबर आया है, जिसको लेकर कुछ लोग कहते हैं कि वो सेकुलर था बाबर, मतलब कट्टरवाद नहीं था उसके अंदर, तो ये भी आप मानते हैं कि उसने भी जो है वो मुसलमानों हिंदुओं का कन्वर्जन और एक तरीके से अपने धर्म को बढ़ावा, यानी अपने राज्य को विस्तार के साथ साथ हिंदुओं पर अत्याचार उसने भी किए थे। देखिए, बाबर कोई दूध का धुला नहीं था। बाबर जैसा शासक, बाबर आक्रमणकारी था। बाबर ध्वंस करते हुए, मंदिरों का ध्वंस करते हुए, हिंदुओं को प्रताड़ित करते हुए भारत आया। और देखिए, उसके समक्ष जो चिंता थी, अपने को भी सुरक्षित रखने की चिंता थी, क्योंकि यहाँ जो उसको प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, उसका सामना इब्राहिम लोदी से पहले हुआ, उसके बाद राणा सांगा ने उसके छक्के छुड़ा दिए जो है। तो उसकी यह स्थिति थी कि वो अपने को भी बचाना चाहता था। तो शायद अगर वो यहाँ पर रहा होता, बसा होता, तो शायद उसका कुछ और हमको चाल और चरित्र देखने को मिलता। लेकिन जितने समय में वह रहा, बसा का मतलब ये है कि उसकी तो 3-4 साल बाद मृत्यु हुई, लेकिन उसने अपने बेटे हुमायूं को जो है वो आगे बढ़ाया। आगरा का इंचार्ज बनाया था, उसके बाद हुमायूं उसका इंचार्ज हुआ, पूरे देश पे राज किया। फिर उसके बाद अकबर ने राज किया। तो वो तो मुगल कालीन तो बढ़ता रहा ना। फिर औरंगजेब आया, औरंगजेब को भी आपने देखा होगा, कुछ लोग कहते हैं कि औरंगजेब ने जिस तरीके से मंदिरों को तोड़वाया और हिंदुओं का उसने बड़े पैमाने पे कन्वर्जन किया, तो ये सब चीज़ तो हुई ना, बाबर ने ही नींव डाली थी। नहीं, नींव तो डाली, लेकिन एक समय वह भी आता है जब हुमायूं को ईरान भागना पड़ा था। वह समय भी एक था कि और ऐसे ही नहीं भाग गया था, वह भारतवासियों का जो प्रतिरोध था, इसके नाते उसको बाहर भागना पड़ा था जो है। और यह भी दृष्टिगत है कि हुमायूं जाते समय अपनी बेगम को छोड़ गया था भारत में, रणवीर साल के महल में छोड़ गया था, और अकबर का जन्म वहीं पर होता है। जो कहा यह जाता है कि जब हुमायूं तो कई साल बाद लौट करके आता है, जब बाबर पैदा हो गया था, शिशु था, तब वह आता है। तो मेरा ये कहना है कि भारतीयों ने मतलब कभी इस तरह का रुख नहीं अपनाया। जो आक्रमणकारी था उसको जिसने जिस रूप में देखा, जिस रूप में मिला, तो उसी रूप में भारतीयों ने उनको वापस किया। और बाद के समय में आपने मुसलमान शासकों की कट्टरता की बात कही, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन जैसे अकबर के विषय में अकबर को कहा जाता है, अब इतिहास का एक तथ्य यह भी है कि कहा गया कि अकबर महान, उसको इतिहास की जो प्रारंभिक पुस्तकें लिखी गई वहाँ कहा गया अकबर महान। मैं इस बात पर आपको बताऊं कि अकबर में महानता क्या है? महानता क्या है? दक्षिण को विजित नहीं कर पाया जो है, राजपुताना को विजित नहीं कर पाया। अकबर जैसा अफीमची, अकबर जैसा नसीड़ी शासक जो है आपको देखे नहीं मिलेगा। तो अकबर में मुझे महानता की कोई बात समझ में नहीं आती थी। वो मीना बाजार लगाता था, उसके हरम खाने में जो है सैकड़ों हिंदू औरतें जो है जो आक्रमण के बाद उसके हरम खाने में रहती थी जो है। तो मुझे कहीं से भी नहीं समझ में आता है कि ऐसे तथाकथित इतिहासकारों ने अकबर को महान क्यों कह दिया। अच्छा, इसमें आप क्या देखते हैं कि इसके बारे में क्या सच्चाई है? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान शासकों के यहाँ हिंदू बड़े पैमाने पे हिंदू राजा महाराजा रहते थे और हिंदू राजपूतों के यहाँ जो है वो मुसलमान भी कार्यरत थे उस समय। तो क्या इसमें जो कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान का एंगल था, इसमें हिंदू मुसलमान का एंगल कहाँ हो सकता है? अगर कोई हिंदू मुसलमान जो है वो हिंदू राजा के यहाँ मुस्लिम शासक काम करते थे, मुस्लिम शासक के यहाँ हिंदू लोग काम करते थे, तो इसमें हिंदू मुसलमान एंगल कहाँ से हुआ? बताइए। देखिए, हिंदू मुसलमान एंगल हर जगह नहीं ढूंढा जाता।
भारतीय बहुत सदाशयी हैं। भारतीय भले ही देखिए, यहाँ पर हम विदेशी आक्रांताओं की बात करें, शक, यवन, कुषाण, हूण, ये ऐसे शासक हैं जो जब भारत आते हैं तो आए तो थोड़ा आक्रमणकारी के तौर पर, लेकिन भारत आते हैं तो भारतीय धर्मों का अनुगमन करते हैं। यानी ये सब हिंदू हो गए, वैष्णव हो गए, शैव हो गए, ये बौद्ध हो गए, कनिष्क बौद्ध हो गया, यवन जो है वो बौद्ध हो गए, वैष्णव हो गए, भागवत हो गए, तमाम सारे बाहर से आते हैं। एक हेलियोडोरस है, वैष्णव हो गया, यवन शासक है, मैं नाम रेखांकित करना चाहता हूं। तो ऐसे तमाम शासकों की फहरिस्त है जो भारतीय संस्कृति, भारतीय मेधा, भारतीय आध्यात्म से प्रभावित हुए और उन्होंने भारतीय धर्मों का, भारतीय संस्कृति का अनुगमन किया, उसका अवलंब लिया। तो मैंने पहले कहा कि जो जिस भाव से आया, जो आक्रांता के तौर पर आया, जो अपने धर्म के विस्तार के लिए आया, तो उसने इस बात को किया। अदरवाइज भारतीय बहुत सदाशयी हैं, इन्होंने सबको शरण दी, किसी को मार करके नहीं भगाया, लेकिन जो आक्रांता के तौर पर आया, उसका जहां उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची, वहां उन्होंने वीरतापूर्वक उसका प्रतिरोध भी किया और उनको मार करके भगाया। मैंने पहले नाम लिया है कि दाहिर है, भीम है, बप्पा रावल है, ये ऐसे शासक थे जिन्होंने पांव नहीं जमने दिए, मुसलमान आक्रांताओं के पांव नहीं भारत में जमने दिए। अदरवाइज मुसलमान बहुत पहले से यहां पर काबिज हो गए होते। तो आपने देखा है, प्रोफेसर साहब थे, इनका साफ कहना है कि अब जिस नज़रिए से अगर आप इतिहास देखेंगे, आपको उसी नज़रिए से दिखाई देगा। भारत की राजनीति में कुछ लोग जो है वो इतिहास में भी दो इतिहास ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन साफ तौर पर इनका कहना है कि इतिहास के कुछ पन्नों को ऐड करने की ज़रूरत है, जिससे हमारे जो यूथ हैं, जो नौजवान हैं, वो अपने इतिहास को ताकि पढ़ सकें। इतिहास मतलब बदलने की थोड़ा बहुत ज़रूरत है। निश्चित रूप से देखिए, भारत का नया इतिहास जो हमारे स्व को जागृत करे, लिखा जा रहा है। अभी कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके कई वॉल्यूम्स लिखे जा रहे हैं। जो पुरानी किताबें जो है, जो कहीं जो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, जो नेपथ्य में पड़ी हुई थी, ऐसे बहुत सारे इतिहासकार हैं, वो फिर से हम उनको रिप्रिंट करा रहे हैं। और इतिहास देखिए, इतिहास स्वाभिमान को जागृत करता है। इसके पहले के इतिहासकारों ने हमारे स्वाभिमान को मेटने का काम किया। उनका जो इतिहास था, इतिहास लेखन का जो नजरिया था, वो भारत के अंदर तो नहीं था, भारत के स्व को केंद्र में रख करके नहीं था। तो आज जो इतिहास लिखा जा रहा है, निश्चित रूप से उससे भारत का जो भाल है वो ऊंचा होगा और भारत की जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो अपने इतिहास पर गर्व करेगी जो है। तो अब आप कैसे देखते हैं? अगर आप भी मानते हैं कि फिलहाल बाबर को किसी तरीके से राणा सांगा ने आमंत्रित नहीं किया था, तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। इस पूरे विवाद को लेकर आप कैसे देखते हैं? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।